तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि आपका चार्ज क्या है, चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट में किस तरह से इंड्यूस्ड कर सकते हैं, चार्ज का क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोगों का टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस, हम लोग पढ़े हुए हैं 2 पॉइंट चार्जेस मींस अगर ये एक पॉजिटिव हो, ये एक पॉजिटिव हो तो इसके बीच में फोर्स क्रिएट होता है। मींस ये भी धक्का इसको इधर देता है और ये भी इसको फोर्स इधर लगाता है। ठीक उसी तरह अगर एक माइनस चार्ज और एक और माइनस चार्ज हो तो ये भी एक दूसरे को फोर्स लगाता है, बाहर की तरफ दोनों धक्का देता है। लेकिन ठीक अगर एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो तो ये एक दूसरे को अपना तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो कूलम्ब्स लॉ भी इसी पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड एक लॉ है। कूलम्ब्स लॉ इसी पॉइंट चार्जेस के रिलेटेड एक लॉ है और ये कूलम्ब के द्वारा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ the two charge and inversely proportional to the square of the distance between them। Means ये हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इस दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, इस जगह पे देखिए ये रिपल्सन होगा, इस जगह पे ये अट्रैक्शन होगा, तो लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का जो वैल्यू होगा F, ये डिपेंड करेगा किस किस पे डिपेंड करेगा? तो इस दोनों के प्रोडक्ट पे। मींस ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस कितना अमाउंट का है, मींस कितना मैग्नीट्यूड का है। ये 1 कूलम का चार्ज है या 2 कूलम का चार्ज है या 3 कूलम का चार्ज है, तो इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, दोनों ही के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। वो किसके? तो मैग्नीट्यूड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मींस अगर इनके मैग्नीट्यूड को हम चेंज करें, मैग्नीट्यूड को अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स का भी वैल्यू, इन दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। और ठीक उसी तरह अगर इसका वैल्यू को घटा देते हैं तो फोर्स का भी वैल्यू हमारा घटेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकेंड बार जो बोल रहे हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे देखिए हम लोग बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बोल रहे हैं कि इनके और इनके बीच, ठीक है, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, इस डिस्टेंस अगर आपका डिस्टेंस हो गया मान लीजिए 1 मीटर, तो 1 के स्क्वायर, ठीक है, मींस 1 का स्क्वायर, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इसको हम लोग ठीक से लिखते हैं। इस स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या बोला गया? ये F जो होगा, यहां पे देखिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। अब इसके बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो रिपल्सन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी फोर्स लगे, उस फोर्स का जो वैल्यू होगा F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 और Q2 के। ये इनका एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि F जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। मींस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब दोनों ही इक्वेशन से हम लोग क्या पा रहे हैं? दोनों ही इक्वेशन से पा रहे हैं F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के। दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो ये तैयार होगा। इसके बाद F इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जहां पर ये K क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट है। इस कूलम्ब कांस्टेंट के बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसी चीज को हम लोग लिखे, इफ
2 point charge Q1 and Q2 are separated by distance r, then the force of attraction और repulsion, यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं attraction और repulsion मींस इनके बीच लगने वाला attraction और repulsion फोर्स जो होगा वो क्या होगा, फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by r स्क्वायर, या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या फिर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट के इस कांस्टेंट को नाम क्या देंगे, इस कांस्टेंट को नाम देंगे कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ओके, तो ये हम लोगों का रहा वैल्यू यहां तक। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं परमिटिविटी। हाँ, एक चीज और यहाँ पे बता देता हूं कि ये वाला जो K है, K मीन्स यहाँ पे जिस मीडियम में ये चार्ज अवेलेबल है, ये किसी ना किसी मीडियम में तो रखा हुआ होगा ये चार्ज, तो जिस मीडियम में ये चार्ज रखा हुआ है ये उसी को इंडिकेट करता है ये कूलम्ब कांस्टेंट K। अब चलिए इसी के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो परमिटिविटी, अब एक टॉपिक है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। बोलता है वो नेचर जो क्या करता हो, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को रोकने का काम करता हो, मींस वैल्यू को कुछ ना कुछ डाउन करता हो, कुछ ना कुछ उसमें जो दोनों के बीच जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उस फोर्स को रोकने का, ऑब्स्टेकल का काम करता हो, तो उसे ही हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, परमिटिविटी। इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ओके, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट भी करते हैं। चलिए अब इससे एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। हम लोग यहां से देखते हैं इसका वैल्यू के बारे में, इसके बारे में। तो हम लोगों को F इक्वल टू पता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और जहां पे K क्या है, वेयर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे K का जो वैल्यू है वो K का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन परमिटिविटी को डिनोट करता है। तो हम लोगों का जो ये कूलम्ब का इक्वेशन है F, ये क्या बन जाएगा, F इक्वल टू K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका SI यूनिट को चेक करते हैं। ये एप्सिलॉन का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट। तो हम लोगों को SI यूनिट किसका निकालना है, SI यूनिट निकालना है इस वाले टर्म का। तो हम लोग को पता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, हमें ये चाहिए। तो इस टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारा टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2। यहां पर हमको ये चाहिए, तो बाद बाकी जितने भी टर्म्स हैं उससे हम लोग लेकर नीचे पहुंच जाते हैं, Q1 Q2 4 पाई R स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर क्या पा रहे हैं, हम लोग यहां पे क्या पा रहे हैं, अब देखिए यूनिट। तो एप्सिलॉन का यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, Q1 Q2 मींस कूलम्ब इनटू कूलम्ब डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है, पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है। सॉरी, यहाँ पे F को मैंने लाना भूल गया, F भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये F भी यहाँ पे हम लोगों का नीचे आएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कूलम्ब इनटू कूलम्ब, फोर्स के लिए न्यूटन, 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, और R स्क्वायर के लिए हम लोग मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एप्सिलॉन का जो यूनिट होगा ये हो जाएगा हम लोगों के पास कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला टर्म हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में MCQ क्वेश्चन में आता है। MCQ में ये हम लोगों को पूछ सकता है कि परमिटिविटी का SI यूनिट क्या होगा। तो परमिटिविटी का SI यूनिट हमें ये दिया रहेगा, तो हमें ये टिक करना होगा। इसके बाद
इसके बाद जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग परमिटिविटी के बारे में और भी डिफरेंट परमिटिविटी एयर के लिए, किसी मीडियम के लिए, वो सब के बारे में परमिटिविटी हम लोग एक एक करके जानेंगे।